आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क पे। मैं और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। जमहूरियत में मीडिया का अहम किरदार है और जिम्मेदारी भी। इससे जमहूरियत का चौथा सतून यूं तो कहते ही हैं, लेकिन अब मीडिया पर भी जानिबदार होने के इल्जाम लगने लगे हैं और ये इल्जाम लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे सियासी लीडरान ही हैं, जो मीडिया पर नरेंद्र मोदी की हिमायत करने का इल्जाम लगा रहे हैं। आवाम के हक की बात करने वाले जमहूरियत के चौथे सतून मीडिया पर भी अब तफरीक बरतने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वो भी ऐसे सियासी लीडरान की जानिब से जो जमहूरियत के तहफ्फुज़ और आइन की पासदारी के लिए ईमानदारी से काम करने का हलफ ले चुके हैं। बुनियादी सवाल यह है कि क्या मीडिया सचमुच मोदी को प्रोजेक्ट कर रहा है या फिर यह महज एक ख्याल है। इसी मौजू पर इस वक्त हम खुली बहस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के लीडर राशिद अलवी साहब, बीजेपी के लीडर डॉक्टर दीपिका शर्मा, जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब और सीनियर सहाफी और तज्ज़ियाकार अजय कुमार। आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं अपना खास प्रोग्राम खुली बहस। मीडिया को जमहूरियत का चौथा सतून माना जाता है, लेकिन अब मीडिया पर भी जानिबदार होने के इल्जाम लगने लगे हैं और ये इल्जाम लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि जमहूरियत के रास्ते पर चलने का हलफ ले चुके लीडरान ही हैं। पार्टियां मीडिया पर नरेंद्र मोदी की हिमायत का इल्जाम लगा रही हैं। इसकी हकीकत क्या है, पेश है एक रिपोर्ट। अवामी बेदारी का एक अहम जुज समझी जाने वाली मीडिया पर भी अब तफरीक बरतने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, वो भी ऐसे सियासी लीडरान की जानिब से जो जमहूरियत के तहफ्फुज़ और आइन की पासदारी के लिए ईमानदारी से काम करने का हलफ ले चुके हैं। हालांकि अपने खिलाफ मीडिया के इंकशाफात के बाद यही लीडरान मीडिया पर हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कहकर अपने बयानात से किनारा कर लेते हैं, लेकिन आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव ने मीडिया को खबरदार करते हुए कहा कि अगर मीडिया इसी तरह किसी के दबाव में काम करता रहा तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप इधर सुन रहे हैं कि वो काफी पैसा जोड़ लगाए हुए है नरेंद्र मोदी न्यूज में। इधर आज ये जो हटेट फैला रहा है नरेंद्र मोदी, तो सन 47 का जो कैलेंडर था जिससे भारत का बंटवारा का नींव पड़ गया था, वही कैलेंडर उसी तरह का तारीख अगर इस तरह के तत्वों को आप मीडिया के लोगों ने, मीडिया के मालिकों ने अगर बढ़ावा दिया ऐसे लोगों को, तो हमारा भारत टूटेगा। मुजफ्फरनगर फसाद का जिक्र करते हुए यूपी के सीनियर काबीना वजीर आजम खान ने मीडिया पर खबरों के दोनों पहलुओं को नहीं दिखाने का इल्जाम लगा दिया। अपने बयानात पर अक्सर तनाज़ात से घिरे रहने वाले आजम खान ने मीडिया के रवैये पर और भी कई सवाल खड़े किए हैं। मीडिया बंधुओं, सिर्फ मजलूमीन का ही पता दोगे, जालिम पर पर्दा डालोगे? हम जानना चाहते हैं कि हमारा स्टिंग ऑपरेशन करने वालों, जब 1 लाख लोगों ने हल्ला बोला मुजफ्फरनगर पर, कहां थे तुम्हारे कैमरे? उस वक्त तुम्हारे कैमरे नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का वजीर आजम बना रहे। आजम यही नहीं रुके बल्कि बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों की रिहाई में मीडिया को ही सबसे बड़ी रुकावट बता डाला। आजम ने कहा कि मीडिया के ही गलत प्रोपेगेंडे से अदालतें मुतासिर हो रही हैं। बेगुनाह लोग जेलों में सड़ रहे हैं तो उन्हें रिहा कर देना कहा कि नाइंसाफी है, लेकिन ऐसा माहौल बनाया मीडिया ने कि अदालतें भी उससे मुतासिर हो गई। कभी मीडिया की आंखों का तारा रहे आम आदमी पार्टी को भी इख्तिदार मिलते ही मीडिया पर नुक्ताचीनी के लिए मजबूर होना पड़ा। पहले वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कुछ मीडिया वालों पर इम्तियाज बरतने का इल्जाम लगाया और फिर खवातीन से बदसलूकी के इल्जाम से झल्लाए उनके एक वजीर ने मीडिया पर नरेंद्र मोदी से पैसे लेने का शदीद इल्जाम लगा दिया। कितने पैसे दिए मोदी जी ने? आप बताइए। मैडम बंद करो, चलिए बंद करिए। सर आप मीडिया पर आरोप लगा रही हैं, बंद करिए। कितने पैसे दिए मोदी जी ने? आप बताइए। मैडम बंद करो, चलिए बंद करिए। सर आप मीडिया पर आरोप लगा रही हैं, बंद करिए। जमहूरियत के इस चौथे सुतून पर बिना किसी सबूत के ये इल्जामात लगाना मुल्क की जमहूरियत के लिए कितना सही है, ये एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन बिना किसी पुख्ता सबूत के मीडिया भी किसी खबर से खेलने लगती है, ये कितना सही है? तो क्या ऐसे मामलात से बचने की जरूरत है?
ताकि जमहूरियत के इस सुतून की अहमियत और वकार बरकरार रह सके। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। नाज़रीन, आपने अभी एक रिपोर्ट देखी कि किस तरह से मीडिया आजकल इस तरह की खबरों को जो खबर नहीं है खबर बनाता है, और जो खबर है वो कहीं ना कहीं पीछे पर्दे के पीछे चली जाती है। और कहीं अगर बात करें हिंदुस्तान की मीडिया की, तो जिसका एक बहुत ही सुनहरा इतिहास रहा है, तारीख रही है, वो आजकल इस तरह से काम कर रही है जैसे किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, किसी एक खास पार्टी के लिए, किसी एक खास मकसद के लिए काम कर रही है। इन्हीं सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के लीडर राशिद अलवी साहब, प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, बीजेपी की नेता डॉक्टर दीपिका शर्मा और सीनियर सहाफी और पॉलिटिकल एनालिस्ट अजय कुमार साहब। सबसे पहले चलते हैं राशिद अलवी साहब के पास और जानना चाहते हैं क्या लगता है राशिद साहब कि जिस तरह से मीडिया के ऊपर ये इल्जाम लग रहे हैं कि मीडिया कहीं ना कहीं मोदी को लेकर बायस्ड है और हर चीज में चाहे मोदी साहब सही कहें या मोदी साहब गलत कहें उनको मीडिया दिखाती रहती है, उनका भाषण होता है तो घंटों लाइव चलता है, और अगर दूसरी पार्टी के लीडरान अगर सामने होते हैं तो उनकी तरफ कैमरा घूमता भी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ये सही हो रहा है? देखिए, इसमें तो कोई कि नरेंद्र मोदी जी की तकरीर पूरी की पूरी तकरीर तमाम चैनल्स लाइव दिखाते हैं, और सिर्फ तकरीर ही नहीं दिखाते, एक दिन पहले से वो डाइस दिखाने लगते हैं जिस डाइस पे उन्हें तकरीर करनी होती है। ये फैसला देश के आवाम करेंगे कि ये मीडिया की बायस्ड ओपिनियन है कि ईमानदारी के साथ दिखा रहा है। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मीडिया को ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि ज्यादातर मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। कारपोरेट हाउसेज उसके मालिक हैं। कोई चैनल ऐसा नहीं है जो चैनल मीडिया और जर्नलिस्ट अपने आप इंडिपेंडेंट चलाते हो। तमाम चैनल्स, तमाम प्रिंट मीडिया, तमाम अखबारात किसी न किसी कॉरपोरेट हाउस से ताल्लुक रखते। तो जाहिर है कारपोरेट हाउसेज कहीं ना कहीं सियासी लिंक उनके हैं, और उन्हीं के डायरेक्शंस पे मीडिया काम करेगा। ये कैसे मुमकिन है कि मालिक कोई और हो और जर्नलिस्ट, मैं किसी भी अखबार नवीस को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट को जिम्मेदार नहीं मानता हूं। मेरा तो सुबह से शाम तक उन लोगों से ताल्लुक रहता है और मैं जानता हूं कि वो ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं, लेकिन डायरेक्शन तो कहीं और से आ रही है और उसी डायरेक्शन के मुताबिक सबको काम करना है, चैनल्स में जो लोग काम करते हैं। तो इसलिए अगर आप ये कहें कि तमाम मीडिया ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा से ज्यादा नहीं दिखा रहा है, तो मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करूंगा। मीडिया नरेंद्र मोदी जी के लिए जरूर कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और ज्यादातर चैनल्स पे उनको ज्यादा वक्त दिया जाता है, और इससे भी ज्यादा यह है कि जो मीडिया के कमेंट्स होते हैं। लेकिन राशिद अलवी साहब, एक चीज मीडिया जो है, खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसकी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। वो साउंड बाइट से चलती है। जो अच्छा बोलने वाला होता है, जो अच्छी बातें कर सकता है, जिसकी बातें लोग सुनते हैं, उसको दिखाना हम लोगों की मजबूरी होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बात अपनी जगह पे सच है कि नरेंद्र मोदी की बातों में लोग दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी ज्यादा दिखते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी अच्छा बोलते हैं कि अच्छा नहीं बोलते। बहैसियत एक जर्नलिस्ट के ये फैसला आप कीजिए, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी जो कुछ बोलते हैं वो सही बोलते हैं? जो कुछ बोलते हैं वो सच बोलते हैं? अगर आप कहें 10 बातें तो मैं ही यहां गिना दूंगा आपको। उनकी मालूमात बहुत कम होती है। मैं उनके कद को घटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि चाइना के अंदर 20% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च होता है। इस स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ना जीडीपी जानते हैं, न ये जानते हैं कि एजुकेशन पे कितना खर्चा होता है। हिंदुस्तान की जीडीपी का 20% 20 लाख करोड़ होगा। इतना बजट नहीं है देश का, कहां से खर्च करेगा कोई? नरेंद्र मोदी जी खुद ही प्रधानमंत्री बन जाए, कैसे खर्च करेंगे 20 लाख करोड़ रुपया? तो इस तरीके के कितने बयानात हैं उनके
जिनके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए अगर हमारे साथ स्टूडियो में लगता है कि वो सही बात बोलते हैं इसलिए हम दिखाते हैं, तो इसका फैसला तो फैसल साहब आप ज्यादा करेंगे, मैं तो सिर्फ कह ही सकता हूं आपके सामने। चलिए आपके पास वापस आएंगे राशिद अल्वी साहब। हमारे साथ अख्तर वासिफ साहब हैं, उनसे जान लेते हैं। अख्तर वासिफ साहब, आपने सुना राशिद अल्वी साहब की बात। उनका ये कहना है कि बहुत ज्यादा मीडिया जो है कहीं ना कहीं मोदी को लेकर के सॉफ्ट है। दूसरी बात ये उन्होंने कही कि मोदी साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। उनके बयानों में बहुत ज्यादा तजाद भी होता है, बहुत ज्यादा गलत बयानी होती है और कहीं ना कहीं फैक्चुअल एरर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। आपको क्या लगता है मीडिया का जो प्यार है, जो मोह है मोदी जी को, उसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो इस बात की अगर आप तहकीक करेंगे कि वो कारपोरेट हाउसेस जिन्हें मोदी साहब के राज में गुजरात के अंदर सस्ते पैसों पे जमीनें दी गई हैं और दूसरी रियायतें दी गई हैं, वो कहीं न कहीं मीडिया को किसी न किसी अंदाज से मुतासिर कर रहे हैं। चाहे वो उनके अंदर अपने शेयर्स खरीद के कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, इसके बारे में ये खुली मतलब आप इसको नकार रहे हैं कि मोदी साहब का अपना कोई। देखिए पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं जो बात बोली, कहीं न कहीं एक जो संतुलन होना चाहिए, तवाजुन होना चाहिए, वो कायम नहीं रह पा रहा है। इस बात को समझना चाहिए और एक बात ये समझनी चाहिए कि ज्यादा बोलना जो है वो बहुत हमेशा फायदेमंद नहीं होता है। आप हकाइक के खिलाफ जब बातें करते हैं तो मामला खराब होता है। वो उन चीजों को मीडिया ही ने एक्सपोज किया है। मैं मीडिया की एक तरफ की बात नहीं करता हूँ। मीडिया अगर उन्हें मैक्सिमम स्पेस दे रहा है, उनको मैक्सिमम टाइम दे रहा है, मैक्सिमम कवरेज दे रहा है, तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं उनकी गलत बयानियों को भी वाज़ेह कर रहा है। ऐसी बात नहीं है एक हिस्सा। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि ये जो सूरत हाल है वो तवाजुन होना चाहिए, सबको इक्वल वो होना चाहिए। इस वक्त कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो कि बहरहाल जिस आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बातें कर रहे हैं उस पर वो स्पेस और टाइम जो है, माफ कीजिएगा, आप हमें खबरें इसलिए सुनवाते हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाने हैं। आप माफ कीजिएगा, आप जो स्पेस और टाइम का जो वो है वो इस्तेमाल अगर एक आदमी के लिए कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ये मान के चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं से उसे सपोर्ट किया जा रहा है। मैं सिर्फ एक बात मीडिया वालों से कहूंगा, हिंदुस्तान में जमहूरियत की लाज और जमहूरियत की आखिरी उम्मीद और जमहूरियत का आखिरी सहारा और जमहूरियत का आखिरी महाफिज अगर कोई हो सकता है तो वो मीडिया हो सकती है। इस देश की आजादी को सुनिए और इसलिए मीडिया को ऐसा नहीं पक्षपात का सबूत देना चाहिए। और एक बात और बता दूं, फैक्ट्स कुछ भी हो, परसेप्शन जो है वो ऐसा नहीं पैदा होना चाहिए कि आप जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष और दल विशेष को ज्यादा वो दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि फैक्ट्स कुछ भी हो लेकिन परसेप्शन ये बन रहा है कि कहीं ना कहीं मीडिया एक पक्ष को, एक साइड को, एक आदमी को जरूरत से ज्यादा जगह दे रही है। सिर्फ एक बात इसमें मैं कह दूं कि अगर मोहब्बत में भी कर रहे हैं, ईमानदारी से भी कर रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हाँ, बड़ी चीज वफादारी है, ये भी बढ़ जाए तो गद्दारी है। बहुत अच्छा। दीपिका जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, आपने बात सुनी कि ठीक है एक स्पेस दिया जा सकता है मोदी जी को, लेकिन जिस तरह से स्पेस दिया जा रहा है अगर वो ज्यादा दिया गया तो वो भी वफादारी नहीं बल्कि उनके साथ गद्दारी होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि उनके इतने ज्यादा मीडिया टाइम स्पेस मिल रहा है कि लोग अब ऊब चुके हैं, लोग आजिज आ गए हैं। लोगों को ये लग रहा है कि मीडिया कहीं ना कहीं ओवर प्ले कर रहा है। आपको क्या लगता है कि मीडिया जो कुछ भी मोदी जी को लेकर दिखा रहा है या मोदी जी के बारे में जो बातें कर रहा है वो मुनासिब है? फैजल साहब, ऐसा है, मैं राशिद अल्वी जी की बात से और प्रोफेसर साहब की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही डायनेमिक, डिसिसिव, स्ट्रांग लीडर हैं, बहुत पॉपुलर लीडर हैं। और देखिए, अगर हम मान के भी चले कि एक चैनल उनका पक्षपात करता है, 2 चैनल करते हैं, 3 चैनल करते हैं, आपने ये बात नोट करी होगी कि जब भी उनकी स्पीच आती है तो अक्रॉस द मीडिया, अक्रॉस चैनल्स, अक्रॉस एफिलिएशंस
उनकी जो स्पीचेस हैं वो ब्रॉडकास्ट होती हैं। तो अक्रॉस पॉलिटिकल एफिलिएशंस उनकी स्पीचेस ब्रॉडकास्ट होती है, और अक्रॉस जो प्रिंट मीडिया में उनके ऊपर जो आर्टिकल्स आते हैं, अक्रॉस न्यूज़पेपर्स, अक्रॉस मैगजीन। यानी तो क्या कारण है, वो सबसे कैरिस्मेटिक है, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, इसका डायरेक्ट और स्ट्रेट कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत पॉपुलर, बहुत डायनामिक, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत पॉपुलर लीडर हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी, बहुत बातें कहनी है, लेकिन जो आपने शुरू में अपनी फुटेज दिखाई थी उसमें जो 3 लीडर्स ने, आपने लालू प्रसाद यादव और ये आजम खान साहब थे और सोमनाथ भारती थे। अब इन 3 लीडर्स, ये सिंपल केस है कि अंगूर खट्टे हैं। कांग्रेस के ऊपर भी आऊंगी मैं। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव, मीडिया ने ही लालू प्रसाद यादव को ऊपर उठाया। एक टाइम पे तो ऐसा था कि लालू प्रसाद के ऊपर समोसे, गुड़ियाएं, कविताएं लिखी जा रही थी, तब वो बहुत खुश थे और मीडिया को बहुत बहुत अच्छा बोल रहे थे। अरविंद केजरीवाल जो आज ही शूटिंग द मैसेंजर, उसी मीडिया ने अरविंद केजरीवाल को जब वो उठाया था, इतना उठाया, तब अरविंद केजरीवाल ने मीडिया का धन्यवाद नहीं किया, ना ही ये बोला कि मुझको ऊपर उठाने वाली मीडिया ही है, चाहे वो सोशल नेट की मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो। तीसरी बात है, जहां तक इनकी यूपी के मंत्री जी की बात है, तो यहां पे मैं कहना चाहूंगी कि अक्रॉस द मीडिया चैनल जो स्टिंग ऑपरेशन हुए, आपके चैनल ने भी किए, वहां पे इनका ही वॉज कम्प्लीटली इन्वॉल्व। इनकी डायरेक्ट स्टिंग में दिखाया गया कि इन्होंने थानों को इंस्ट्रक्शंस दिए कि कोई पुलिस फोर्स वहां नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं ही इज कंप्लीटली कल्पेबल, और आज क्योंकि बात अपने ऊपर आ रही है तो ये मीडिया के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। एक बात फैजल अली साहब, एक बात मेरी सुन लीजिए। राशिद अल्वी साहब को मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आपके हाई कमांड के दरवाजे 10 साल तक बंद रहे मीडिया को। पहली बार आपके वाइस प्रेसिडेंट ने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया जो बहुचर्चित हुआ, और उसकी बहुत सारी परसेप्शंस है। और दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हिस्ट्री नहीं पता, फैक्ट नहीं पता, तो एक आपके इंटेलेक्चुअल प्राइम मिनिस्टर, हाईली एक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल प्राइम मिनिस्टर ने भारत का जो हाल किया है वो भी आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं इसका बटन ले लेता हूं। जवाबदारी भी आपको देनी पड़ेगी। दीपिका जी, आपने अपनी बात कह ली। प्रधानमंत्री के रहते हुए भारत का क्या हाल हुआ। दीपिका, हम चलते हैं राशिद अल्वी साहब के पास, उसके फिर वापस आएंगे तुरंत अजय कुमार साहब के पास। राशिद अल्वी साहब, दीपिका जी ये कह रही है कि आपने नरेंद्र मोदी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि उनका जो ज्ञान है वो कम है, उनकी जो नॉलेज है वो कम है। आपके तो प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन उन्होंने मुल्क का क्या हाल कर दिया है, क्या कहेंगे राशिद साहब? जो सच्चाई है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सच्चाई क्या है? मैंने तो बाकायदा आपके सामने एक मिसाल दी है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तकरीर के अंदर कहा कि चाइना के अंदर जीडीपी का 20% एजुकेशन पे खर्च होता है। मैं उनकी कोई हैसियत नहीं घटा रहा हूं। मैं जानता हूं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हैं, और खुदा उन्हें हमेशा प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग बनाए रखे। कोई डेटा गलत नहीं दिया कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ये कहना कि इकोनॉमिस्ट हैं और देश की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, इकोनॉमी की एक अलग चीज है, उससे इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां मैं कहूंगा सवाल नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, सवाल मीडिया पर बहस है जी। क्या मीडिया, मैं फैसल साहब, आप मेरी बात का बहुत बुरा मत मानिएगा जी जी, आप ही के चैनल पे मैं कहता हूं, जो सारा समय है उस पे नरेंद्र मोदी जी की तकरीर न सिर्फ ये कि लाइव दिखाई जाती है बल्कि कई बार दिखाई जाती है। तो हर जगह होता है, यही बात तो दीपिका जी कह रही हैं, हर चैनल पे हो रहा है। दिखाएंगे। आप ये बताइए, क्या ऐसा किसी और लीडर के साथ करते हैं? नहीं, हम लोग सबको देते हैं। अभी प्रधानमंत्री के साथ करते हैं। अभी सोनिया जी का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फंक्शन हो रहा है, मैं तो वो भी हम दिखा रहे हैं। देकर आपसे बात कर रहा हूं। चलिए राशिद साहब, यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे अजय कुमार से। अजय कुमार साहब जर्नलिस्ट हैं, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देंगे और ये बताएंगे जो इल्जाम मीडिया पे लग रहा है वो कितना जायज है। लेते हैं एक ब्रेक।
की शुरुआत इकरा लब से होती है। उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से होगी? एक लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? तुम्हारे चेहरे की इस खुशी के लिए। असर ये कैसा तेरी चाहत का है मुझ पे हो गया, तुझको पाके ऐसा लागे कि खुद से हूँ मिल गया। तेरा जो लागे रमैया वस्तावैया इस रविवार रात 8 बजे सिर्फ जी अनमोल पर। राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम वासियों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो, अब जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से, राजीव आवास योजना का सहारा है। शहर में ही अपना पता होगा, राजीव आवास योजना का सहारा है। शहर से जुड़े अब रहेंगे हम, रोजी रोटी और मकान का होगा ये संगम। बच्चों की पाठशाला हो, भविष्य उनका उज्जवल हो, राजीव आवास योजना का सहारा है। घर घर में नल होगा, पानी झरझर होगा, आएगी रोशनी हर तरफ उजाला होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास, राजीव आवास योजना, सबको हक। जमहूरियत के फैसले में अहम है आपकी राय। पहली बार एसएमएस के जरिए कीजिए ओपिनियन पोल, एसएमएस से दीजिए जवाब। खुशकिस्मत शुरका को मिलेंगे तोहफे। हमारा सवाल, मजबूत भारत के लिए आप कैसी सरकार चाहते हैं? ए, एक पार्टी की, बी, इत्तेहाद की, सी, पता नहीं। हमारे सवाल का जवाब देने के लिए टाइप करें आम AAM स्पेस अपनी राय A, B या C और भेज दें 59090 पर। लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना, आया है ऑनलाइन का नया जमाना। हर जरूरत अब होगी पूरी, चाहे वो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। राह पे चलकर क्या हासिल करना चाहते हो? सिर्फ इंसानियत जुटाना चाहता हूं कि वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस सर। ठीक है, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अख्तुल वासिफ साहब, दीपिका शर्मा जी और सीनियर सहाफी जर्नलिस्ट अजय कुमार जी। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मीडिया की गैर जानिबदारी के ऊपर, क्या मीडिया का जो रुख है वो मोदी को लेकर के या किसी और लीडर को लेकर के वो कितना सही है कितना गलत है। अजय कुमार जी, आपने सारे लोगों की बात सुनी, सारे लोग कहीं ना कहीं इस बात की ओर कह रहे हैं, दीपिका शर्मा को अगर छोड़ दें तो इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि मीडिया अपने रोल से भटक रही है और मीडिया की जो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव
पॉजिटिव होना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, और मीडिया कहीं ना कहीं बायस होकर के, चाहे उसकी वजह कॉर्पोरेट हाउसेस का इन्फ्लुएंस हो, चाहे उनके अपने इंटरेस्ट हो, कहीं ना कहीं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो कलर्ड हैं। आपको क्या लगता है, मीडिया पे ये जो आरोप लग रहा है वो सही है? नहीं, देखिए, मैं राशिद अल्वी साहब की भी बात सुन रहा था। दीपिका जी फिलहाल हमारे बगल में बैठी हैं और हमारा गला नहीं दबा रही हैं, लेकिन ये अलग बात है कि मध्य प्रदेश हम चले जाएं जहां इनकी सरकार है, गुजरात चले जाएं और छत्तीसगढ़ चले जाएं, तो जब हमारी कलम इनके सरकार के खिलाफ भी चलती है तो हमें वही कुछ सुनना पड़ता है, वही आरोप झेलने पड़ते हैं जो आज कांग्रेस की जानिब से हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। इस पर मुझे दो पंक्तियां याद आती है। असल में हमारा याराना इन सियासत दांव से बड़ा अजीब सा है। तो अक्सर मैं ये कहता हूं, न जाने वो मुझे किस जुर्म की सजा देते हैं, न जाने वो मुझे किस जुर्म की सजा देते हैं, न मरने की दुआ देते हैं, न जीने की दवा देते हैं। वाह वाह। न मरने की दुआ देते हैं, न जीने की दवा देते हैं, यही सियासतदां हैं। जब हमने अखिलेश जी को एक बतौर युवा आगे बढ़ते हुए स्वच्छ छवि के आदमी को मायावती जी के खिलाफ यह दिखाया कि साइकिल हाथी पे सवार हो गई, तो हमारे लिए तालियां बजी। और आज वही अखिलेश की सरकार और उन्हीं के मंत्री क्या बोल रहे हैं आपने सुना। जब मोदी जी के भी आप अगर एक गूगल सिंपल सर्च डालें मीडिया और मोदी, तो मोदी जी कितने आक्रामक हैं मीडिया को लेकर, कितने आरोप वो हम पे लगा रहे हैं कि जब हमने उनके खिलाफ कोई बात कही, मैं कई चैनलों पे जब गया जहां कांग्रेस के नेताओं से मेरी मुलाकात होती है, मैं तो बार बार कह रहा हूं यहां पे राशिद अल्वी साहब कि मोदी जी जो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो सच नहीं है। मीडिया का काम सच को निरूपित करना है, सच को बदलना नहीं है। अजय जी, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया कि मीडिया का काम सच को सामने लाने का है, लेकिन ये बताइए कि मीडिया का गुजरात के बारे में जो डेवलपमेंट की बात होती है, डेवलपमेंटल मॉडल की बात होती है, सारा कुछ मीडिया में आता है, लेकिन जब सीएजी की रिपोर्ट आती है केंद्र सरकार के विरोध में, तो हम लोग उसके ऊपर बहुत बात करते हैं, मीडिया में हर तरफ हाहाकार मचता है। लेकिन उसी सीएजी ने जब ये कहा कि 3 में से 1 बच्चा कुपोषित है गुजरात में, 6.5 लाख बच्चे सिर्फ 12 डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के कुपोषित हैं और अंडरवेट हैं, लेकिन मीडिया ने उस पर ज्यादा तरजीह नहीं दी। लेकिन यही अगर काम मुलायम सिंह यादव की सरकार के ऊपर होता या अखिलेश की सरकार के ऊपर होता, मायावती जी के विरोध या इस तरह की बात आती सीएजी से, तो मीडिया का रुख कुछ और होता। क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया गुजरात की जितनी अच्छी छवि बनाने की कोशिश कर रही है या जितनी अच्छी चीजें उसको दिखाती है, और जो मोदी को टारगेट किया जा सकता है या मोदी जी की वो चीजें जो उनकी नाकामी है उस पर पर्दा डाल रही है? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है फैसल साहब, और मैं इस बात पे बिल्कुल एक बात रखना चाहूंगा कि जिस तरह का सीधा आरोप राशिद अल्वी साहब कॉर्पोरेट हाउस से जोड़ करके मीडिया को दिखाना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखते हुए और उनकी बात से भी इत्तेफाक रखते हुए पहला सवाल यह उठाना चाहूंगा कि अगर मोदी जी जो कर रहे हैं तो उस सच को दिखाने का मीडिया से ज्यादा पहले काम जिम्मेवार कांग्रेस सरकार का है, क्योंकि वह इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। यानी आप ये कहना चाहिए मीडिया का रोल कांग्रेस ले ले? जी नहीं, मीडिया का रोल नहीं, मीडिया को जो करना है वो करेगी। उनसे जो चूक हो रही है एज ए विपक्षी पार्टी, उसके लिए वो मीडिया को जिम्मेवार बता रहे। मैं अपनी बात को स्पष्ट करता हूं, चलिए मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि जो मीडिया पे आरोप लग रहा है वो सही है कि वो कॉर्पोरेट हाउस से मोदी जी के द्वारा समर्थित है या प्रेरित है। आप मुझे बताइए कि इंटरनेशनल मीडिया भी क्या भारत के कॉर्पोरेट घराने चला रहे हैं? मोदी जी को आखिर इंटरनेशनल मीडिया में इतनी कवरेज क्यों दी गई? आप मुझे बताएंगे भारत के इतिहास में क्या कभी किसी पार्टी के इंटरनल अफेयर या भाजपा का इंटरनल अफेयर था कि मोदी उनके पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता होंगे कि नहीं होंगे, या भाजपा का इंटरनल अफेयर था कि मोदी उनके प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे या नहीं होंगे? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं यह कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी से लगातार चूकती गई है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि मोदी ने उस आर्ट को, उस मैनेजमेंट को बखूबी सीखा है जिससे मीडिया कंट्रोल होती है। उसमें यह बात सही हो सकती है कि उन्होंने कहीं कॉर्पोरेट हाउस के तहत उसको प्रलोभित किया हो उसमें, लेकिन जो मैनेजमेंट है मीडिया मैनेजमेंट का, जो आज कांग्रेस को दिखा और 500 करोड़ रुपए का ठेका दिया अपनी इस भूल के लिए, रणनीतिक भूल के लिए। बहुत पहले कहा गया था
कि जब युद्ध न तलवार निकालो, न तोप निकालो, न तलवार निकालो, जब युद्ध मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। एक रणनीति भी होती है मीडिया को कंट्रोल। और अगर आप चाहेंगे तो अगले फेज में मैं बताऊंगा कि मोदी ने और उनके टीम के लोगों ने, मैं सही गलत की बात नहीं कह रहा हूं, आखिर मार्केटिंग है, मार्केटिंग गुरु है, केलकर का सिद्धांत है, तो अगर उन सब का प्रयोग भाजपा कर रही है इसमें कोई सार्वभौमिक सिद्धांत है, तो आप क्यों चुप बैठे हैं? ठीक है, आपको आपने अपनी बात कही। चलते हैं प्रोफेसर अतुल वासे साहब के पास। वासे साहब, आपने बात सुनी अजय कुमार की, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मोदी का मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और कहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपनी जो भूमिका है, अपनी जो जिम्मेदारी है मोदी जी को एक्सपोज करने की या मोदी के विरोध में जो चीजें हैं उनको सामने लाने के लिए, अगर उसमें वो फेल हो रही है तो इसमें मीडिया का क्या रोल है? दूसरी तरफ ये भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने मीडिया को कंट्रोल किया है या मीडिया को मैनेज किया है। तो ये बताइए, क्या जमहूरियत के लिए ये मुनासिब है, ये अच्छा है, ये हितकर है कि मीडिया मैनेज हो जाए? नहीं, मैंने वही बात शुरू में कही थी, जमहूरियत में अगर किसी को गैर जानिबदार होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, पक्षपात से परे होना चाहिए, तो वो हमारा मीडिया है। यही बात मैं कह रहा हूं। और मैं जब ये बात कहता हूं तो मैं एक बात और यहां स्पष्टीकरण कर देना चाहूंगा और वजाहत करना चाहूंगा कि मैं ये नहीं चाहता कि मीडिया जो है वो विपक्ष की भूमिका निभाए, लेकिन मैं साथ में ये भी नहीं चाहूंगा कि वो पक्षधर हो जाए किसी की। ये बात, दोनों बातें अपनी जगह होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात जो है वो ये है जिसे हम बार बार कह रहे हैं, आप एडवर्टीजमेंट दें, आप एडवर्टीजमेंट दें, आपको इख्तियार है, आप लाखों के दें, करोड़ों के दें, हम वो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है एडिटोरियल कंटेंट को लेकर, वो एडिटोरियल कंटेंट को लेके हो रहा है। अभी ये कहा गया कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो क्या कर रहा है। हमें ये समझना चाहिए कि भारत जो है ये तो उसकी जो दुनिया में बढ़ती हुई अहमियत है उसके नतीजे के अंदर बैनुल अक़वामी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो हमारी हर चीज को नोटिस कर रहा है और प्रोजेक्ट कर रहा है। इस बात को समझना चाहिए। मतलब इसमें मोदी का कोई दखल नहीं? नहीं, इसमें मेरी बात सुनिए ना, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर नहीं, इसमें मैं बता रहा हूं जो अभी आ रहा हूं, जिस तरह से इतनी सरल बात नहीं है, सीधी सादी, जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर मैंने कहा कि अगर कभी इसकी बिल्कुल ईमानदारी से जांच हो जाए कि क्या वो फोर्सेस जो कि गुजरात में बेनिफिशियरी हैं मोदी राज के अंदर, वो किस तरह से मीडिया के अंदर अपनी जगह उन्होंने बनाई है, हिस्सेदारी बनाई है और उसके बाद मोदी जी के लिए जगह बनाई है। उसके अलावा भी अगर देखें तो इसी तरह एनआरआईज का भी एक ऐसा ग्रुप है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमें एक विश्वव्यापी क्या हमें छवि बनाने के लिए। मैं ये समझता हूं कि जो गुजरात के कुकर्म हैं उनको और गुजरात की खामियां हैं उनको वाज़ेह तौर पे नुमाया होना चाहिए। एक बात मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं और वो ये कहता हूं, मैं न कांग्रेस का पक्षधर हूं न बीजेपी का, मुझे कोई इससे वो लेना देना नहीं है। मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि वो क्या मैं भाजपा जो के 1984 के लिए एक मापदंड रखती है वो 2002 के लिए दूसरा मापदंड क्यों अपनाती है? इस बात एक अहम सवाल, एक बड़ा सवाल आपने उठाया दीपिका जी। अभी आप देखिए 1984 के दंगों की बात हुई, आपने राहुल गांधी के इंटरव्यू की बात की कि उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसको लेकर के काफी हायतवा मची हुई है। 1984 के सिख दंगों को लेकर के आप बहुत चिंतित हैं, आप पूरे तौर पर कहीं ना कहीं उस इंटरव्यू ही के हवाले से बात करें तो राहुल गांधी को घेरने की बात करें, लेकिन जब 2002 के दंगों की बात होती है तो आप लोग सारे लोग खामोश हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? दीपिका फैजल साहब खामोश कहाँ है? और कितनी जुडिशियल उससे गुजरा है पूरा के पूरा गुजरात का दंगा। कितनी कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को लगातार 11 साल तक उनको पूरा लेंस के अंदर रखा, कितने कन्विक्शंस हुए, कितनी सारी प्रोसिक्यूशन। चलिए आप एक सवाल नहीं, आप कोर्ट की बात करें, लेकिन एक बात बताइए कि सीधी सी बात यह है कि गुजरात में मोदी जी के दौरे इख्तिदार में, उनकी हुकूमत के पीरियड में एक नरसंहार हुआ, एक राइट हुआ, क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं बनती थी? उसी के लिए वो माफी मांग लेते? देखिए फैजल साहब, आपको
सबसे पहले तो मैं आपको ये याद दिलाना इसमें चाहूंगी, क्या दिक्कत है? नहीं, मैं उस पर आ रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहूंगी कि मोदी जी ने कितने पब्लिक स्पेसेस में ये बात कही है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है गुजरात दंगों के लिए, उसको पब्लिक में फांसी होनी चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2, तो ये बता देना जिम्मेदार कौन है? नहीं, जिम्मेदार तो कोर्ट्स ने, भाई सरकार उनकी है, वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो जिम्मेदार कौन है? कोर्ट्स ने तो ठीक है, आप अगर ये बात कह रही हैं तो यही बात कांग्रेस के ऊपर भी लागू होती है 1984 के राइट पे। बिल्कुल फैजल साहब सुनिए, 170 लोगों को ऑलरेडी कन्विक्ट किया जा चुका है, 72 पुलिस ऑफिसर्स को कन्विक्ट किया जा चुका है, यहां तक कि गुजरात की 2 MLAs को दे आर बिहाइंड बार्स। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि दोहरे मापदंड क्यों हैं? 1984 के चलिए, आपने अपनी बात कर ली। 457 केसेस दीपिका जी, 12 लोगों क्यों कन्विक्ट किया दीपिका गया? जी, राशिद अलवी साहब वेट कर रहे हैं, राशिद अलवी के पास चलते हैं। राशिद साहब, कांग्रेस के पास राशिद साहब आपसे जानना चाहेंगे कि ये कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी 1984 के सिख दंगों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन जब मैं ये सवाल कर रहा हूं कि 2002 के दंगों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री क्यों नहीं माफी मांगते या जिम्मेदारी लेते, तो भाजपा की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी मीडिया दिखा रही है 1984 के दंगों को, 2002 के दंगों को बिल्कुल भूल गई, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए फैसल साहब, 84 के जो दंगे थे बहुत भयानक थे। हिंदुस्तान की तारीख में उन्हें माफ करना मुश्किल काम नहीं, लेकिन दीपिका कह रही है उसके लिए नरेंद्र मोदी को आप कैसे जिम्मेदार मान सकते हैं? उसके लिए हम जिम्मेदार थे। सुनिए मेरी पूरी बात सुन लीजिए। 1984 को कह रहे हैं। जो कुछ हुआ 84 के अंदर जी, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी सरकार की कमी थी, और इसीलिए सोनिया गांधी जी ने और प्रधानमंत्री ने उसके लिए माफी मांगी है। जी, देखिए टीवी चैनल पे जब बहस होती है जी, और जिस पार्टी का आदमी मौजूद होता है वो अपनी पार्टी की गलतियों को भी सही बताने के लिए तमाम आर्गुमेंट देता है, और उसे ये एहसास नहीं रहता कि वो ये गलती करके अपना भी नुकसान कर रहा है और अपनी पार्टी का भी नुकसान कर रहा है। मैं बीजेपी के बड़े नेताओं से कह चुका, कहो 2002 में गलती हुई थी, कहो कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और वो जिम्मेदार थे। सुन रहे हैं आप जी। और मैं मीडिया से कहना चाहता हूं, जो बात आप कह रहे हैं कि हम पक्षपात नहीं करते, चलिए मैं आपको ले चलता हूं अहमदाबाद। मैं आपको वो लोकेलिटी दिखाता हूं कि जो लोग अपने घर बार 2002 में छोड़कर चले गए, आज वो कहां रह रहे हैं, वो जिंदगी उनकी दोज़ख बनी हुई है। वहां पे अहमदाबाद की सरकार ने क्या फैसिलिटीज दे रखी हैं। पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन गया था, राशिद अलवी साहब, 3 साल राशिद अलवी साहब, और वहां सब हम देखकर आए थे। राशिद अलवी साहब, क्यों नहीं अपना कहता रोल मीडिया को क्यों देना चाह रहे हैं? सब कुछ है, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। जुल्म और ये जलालत की जिंदगी वहां अहमदाबाद के अंदर झेल रही है, तो आपकी पार्टी वहां पे क्या कर रही है? आज वो आंदोलन क्यों नहीं खड़ा करती है? लोग वापस घरों में नहीं आए। आप अपने काम से लगातार चूकते हैं और उंगली मीडिया की तरफ उठाते हैं। सारी चीजें मीडिया को दिखानी चाहिए। राशिद अलवी साहब, हम दिखाने को तैयार हैं, आप आंदोलन तो खड़ा करें। राशिद साहब, अजय कुमार ये कह रहे हैं कि मीडिया बिल्कुल दिखाने को तैयार है, आप सामने तो आइए, आप मोदी के विरोध में चीजें लेके सामने आइए। अपना रोल मीडिया को क्यों दे रहे हैं? आपके कांग्रेस पार्टी गुजरात में कौन सा आंदोलन खड़ा किया? कौन सा संगठन लेके वो प्रधानमंत्री के पास ज्ञापन देने आए जिसको मीडिया ने नहीं कवर किया या मीडिया ने नहीं दिखाया? आप यहाँ टीवी स्टूडियो में बैठ करके और आप कहेंगे कि चलिए मीडिया के लोग मेरे साथ। अरे आप जाइए, मीडिया आपको फॉलो करेगा। मीडिया खबर बनाने का काम जिस दिन करने लगेगा तब भी आपको आपत्ति होगी। मीडिया खबर को फॉलो करता है, खबर जहां होती है मीडिया वहां जाता है। खबर बनाने का काम इस देश के सियासतदान का है, वो काम कांग्रेस पार्टी और उसके नेता करने में चूक रहे हैं। जी, आप कुछ कह रहे हैं राशिद साहब? फैसल साहब, देखिए फैसल साहब, एक तो मैं अखबारात के लोगों की बहुत इज्जत करता हूं, खास तौर से जर्नलिस्ट लोग, आप लोगों की। मैंने जो कुछ कहा है वो उन लोगों के बारे में कहा है जो अखबारात के मालिक हैं, कॉरपोरेट हाउसेस के लोग हैं।
आप लोगों की ईमानदारी पे मुझे कोई शुबा नहीं है। जो अखबार वाले आपके पास बैठे हैं, मुझे यहां से नजर नहीं आ रहे, मैं उनकी भी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं आपसे बड़े अदब से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी तो कभी नहीं कहती कि नरेंद्र मोदी की ये सारी चीजें दिखाइए। आप हम पे ये इल्जाम लगाएं कि हम ये कहें कि हम अहमदाबाद के अंदर वो तमाम, और 50 बार हम बोल चुके। ऐसा नहीं है कि हमने पॉइंट आउट नहीं किया, हमने पार्लियामेंट में लिख के दिया, हमने अखबारात को प्रेस रिलीज जारी की तमाम एमपीज के दस्तखत से। और राशिद साहब सिर्फ कांग्रेस के नहीं। राशिद साहब, यहाँ पे वक्त हो गया है ब्रेक का। मानिए, सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी मौजू पे बातचीत जारी रहेगी। लेते हैं एक ब्रेक। घूंघट नीचे। चाची, घर में बैतुल खिला कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट खोल ही दो। एक तरफ तो बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में बैतुल खिला बनवाओ और इस्तेमाल करो। शुरू करें निर्मल भारत, जहाँ सोच वहाँ बैतुल खिला। ये है हमारी बस्ती, गंदी, बदबूदार, ना कोई सुख, ना कोई सुविधा। अब आ गई सरकार की राजीव आवास योजना। अब हमें मिलेगा बेहतर घर, जिसमें होगा साफ पानी और अपना शौचालय। अब होगी पूरी स्वच्छता और साफ सफाई, साथ में बनेंगी पक्की सड़कें। अब हम सबको मिलेगी सामाजिक सुरक्षा और सम्मानित जीवन। सलाम मेम साहब। वालेकुम। तुम इतनी जल्दी? हाँ दीदी। और ये कौन है? ये मेरी बेटी है सना। आज स्कूल नहीं गई? नहीं दीदी, अब ये स्कूल नहीं जाती। मेरी अकेली की कमाई से घर नहीं चलता। पढ़ाई तो दूर की बात है, पर ये तो 7वीं में अच्छे मार्क्स लाई थी। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को प्री मैट्रिक तालीम मुकम्मल करने के लिए वजीफा दिया जाता है, ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके नई जिंदगी की जानिब पहला कदम रखें। हर बच्चे को अधिकार मिले, शिक्षा दीक्षा प्यार मिले, भावी भारत शिक्षित हो, छोटा सपना लक्ष्य करो। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। मजहब की शुरुआत इकरा लब से होती है। उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से हो गई? एक लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। मैं हूँ सिया, ढूंढ रही हूँ अपनी सासू माँ में अपनी माँ। कर्म और दायित्व के बीच अपने अस्तित्व को तलाशती मैं नहीं आती। मैं लामिन की फैमिली, मेरा एक ही मिशन, जीतना है अपनी सास का मन। अलग सोच है इनकी, अलग है राहें, लेकिन जुड़े हैं ये सभी एक रिश्ते से। देखिए, आखिर बहू भी तो बेटी ही है। रात 9 बजे रिश्तों के भवन में उनकी नियति, रात 9:30 बजे फिरंगी बहू, रात 10 बजे हर सोमवार से शुक्रवार सहारा 1 पर। अरे हरपाल। अरे चाचा जी, क्या हाल है बेटा? अच्छा हूँ चाचा जी। अम्मी, चाचा चाची आ गए। कैसे है भाई साहब? कैसी हो? सब खैरियत? हाँ जी, हाँ जी, सब अच्छा है। अच्छा चाचा जी, चलो ना आपको गांव की सैर करवाता हूँ। आता हूँ भाई। बेटे ये क्या है? ये सोलार कुकर है चाचा जी। करता क्या है? ये सूरज की कुव्वत से खाना पकाता है। ये सब तुझे कैसे पता? मैंने इसके बारे में पढ़ा है चाचा जी। मुझे आगे जाके साइंस लेकर ही पढ़ना है और ऐसा बहुत कुछ इजाद करना है। ओ वाह मेरे बच्चे, वाह 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 वाह।
वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को पोस्ट मैट्रिक तालीम मुकम्मल करने के लिए वजीफा दिया जाता है, ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके नई जिंदगी की जानिब पहला कदम रखें। सपने मिट जाने न देंगे, पलकों में ख्वाब सजाए, कसमें आकाश सपने मिट जाने न देंगे। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुबेर को नीचा दिखाने के लिए विष्णु के वरदान से धनाक्ष ने पाया बहुमूल्य रत्नों पर अधिकार। अब मैं इन रत्नों की शक्ति के द्वारा संसार में धन का देवता बनूंगा। जय 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 बजरंग बली। सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सहारा वन पर। जमहूरियत के फैसले में अहम है आपकी राय। पहली बार एसएमएस के जरिए कीजिए ओपिनियन पोल। एसएमएस से दीजिए जवाब। खुशकिस्मत शुरका को मिलेंगे तोहफे। हमारा सवाल, मजबूत भारत के लिए आप कैसी सरकार चाहते हैं? ए, एक पार्टी की, बी, इत्तेहाद की, सी, पता नहीं। हमारे सवाल का जवाब देने के लिए टाइप करें आम AAM स्पेस अपनी राय ए, बी या सी और भेज दें 59090 पर। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। वेलकम बैक। हम आज बात कर रहे हैं कि मीडिया किस तरह से किसी एक पार्टी या एक सियासतदान को प्रोजेक्ट करता है। क्या आज की तारीख में मीडिया का जो एडिटोरियल कंटेंट है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? और इस बहस में हमारे साथ शामिल हैं राशिद अलवी साहब, प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, भाजपा की नेता डॉक्टर दीपिका शर्मा और सीनियर जर्नलिस्ट अजय कुमार साहब। ब्रेक में जाने से पहले राशिद अलवी ये कह रहे थे कि उनको सहाफियों की ईमानदारी पे कोई शक नहीं है, बल्कि उन लोगों के ऊपर उनको एतराज है जो लोग कॉर्पोरेट हाउसेज हैं और जो वो लोग जो कहीं ना कहीं मीडिया के मालिक हैं, मालिकान पे उनका आरोप है। लेकिन मेरा सवाल अभी अजय कुमार से ये है कि अजय जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को भी दिखती हैं। बहुत 2-3 चीजें आपको बताता हूं। एक, कुछ साल पहले जब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, उनके जब घुटनों का ऑपरेशन हो रहा था तो ब्रिज कैंडी अस्पताल के सामने पूरे हिंदुस्तान का मीडिया का एक्सटेंशन काउंटर खुला हुआ था। वाजपेयी साहब के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर अनावत, उनको पूरा भारत जान गया। उनके घुटने में किस कंपनी की के तागे से सिलाई हुई वो सारा जान गया। इतने लेसन्स मीडिया ने दिए ऑर्थोपेडिक्स के ऊपर कि अनजान आदमी भी थोड़ा बहुत ऑर्थोपेडिक्स के बारे में, ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बारे में जान गया। उसी तरह उसी बीच दौरान कांग्रेस के एक नेता सीताराम केसरी का देहांत हुआ। उसकी खबर, वो आदमी जो एक ड्रम बीटर से कांग्रेस का अध्यक्ष बना, मर गया एक अनसंग हीरो के तौर पे। उसको मीडिया का वो कवरेज नहीं मिला, ना प्रिंट में ना इलेक्ट्रॉनिक में। दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो यूपी के एक गांव से एक मुस्लिम लड़की की शादी का कोई इशू हुआ कि उसके ससुर के साथ उसके कुछ रिश्ते हो गए। उस इशू को लेकर के मीडिया ने काफी हाई तौबा मचाई। कुछ दिनों के बाद उसी तरह का एक हादसा, एक वाकया थोड़ी दूर पे हुआ, लेकिन मीडिया ने उसको उस तरह से इशू नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मीडिया का जो अपना एक फोकस है वो हट गया है। मीडिया कुछ चीजों में गैर जानिबदार हो गई है और ये लगने लगा है कि मीडिया के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं, कुछ हद तक, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, आज भी हिंदुस्तान की जो मीडिया बहुत वाइब्रेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एडिटोरियल कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज होने लगा है। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा। मैंने पहले भी एक बात जब कही थी तो आपने कहा मीडिया मैनेज हो गया। मेरा तात्पर्य मैनेज होने से नहीं, मीडिया में भी जो लोग काम करते हैं, जो अखबार नवीस है, मैं ये भी नहीं कर रहा कि जो उनका आरोप है राशिद अलवी साहब का, वो पूरी तरह से निराधार है, वो अपनी जगह। मैं सिर्फ यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं और 4 स्तंभ को अपना अपना काम करना पड़ेगा। अगर मीडिया अपना रोल छोड़ करके और दूसरे, तो वही तो राशिद साहब कह रहे हैं कि आप अपना रोल नहीं कर रहे। राशिद साहब वो नहीं कह रहे, मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी एज ए पार्टी लगातार चूकी है और उस चूक के लिए, और वहां पे भाजपा या नरेंद्र मोदी अगर स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ के नंबर ले लेते हैं। आपको वो दौर याद कराना चाहूंगा। मैं आपके एक एक
बात का मैं कह रहा हूं। देखिए, हमारे अंदर विद्रुपता हो सकती है, मीडिया की कमियां हो सकती है, मैं उनसे निकल, लेकिन ये मंच, आज का मंच आपका बहस मीडिया के अंदर की कमियों को नहीं है। सवाल आपका बहस का सवाल यह है कि मोदी क्या मीडिया को मैनेज कर पा रहे हैं? अगर मीडिया बिकाऊ ही है और पैसे देके ही सब कुछ हो सकता है तो भाई कांग्रेस भी खरीद ले, बिल्कुल, फिर दूसरी पार्टियां भी खरीद ले, तो ऐसा संभव नहीं है। एक आर्ट है, एक साइंस है। नहीं, आपकी बात मैं समझ गया। मैं राशिद अल्वी से पूछ लेता हूं। यहाँ पे एक बात जोड़ दूं, महात्मा गांधी ने उस जमाने में भी मीडिया वॉज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, मीडिया तब भी कॉर्पोरेट घरानों के अंदर थी, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में किस बखूबी एक आर्ट के तौर पे, एक रणनीति के तौर पर देश के स्वाधीनता संग्राम में स्वाधीनता की भावना को जगाने के लिए खूबसूरती इस्तेमाल किया। आज पटेल आपसे मोदी छीन लेते हैं, आप चुप हैं। आपसे शास्त्री मोदी छीन लेते हैं, आप चुप हैं। क्या आप गांधी की छीनने का इंतजार करेंगे? राशिद अल्वी साहब, मैं मीडिया की बात, आपने बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण दिए, घुटने का ऑपरेशन, तो आपको वो दिन भी याद होना चाहिए जब राजीव गांधी जी के कोट का बटन टूट गया था गोवा में पिकनिक मनाते वक्त, तो एक अखबार के नहीं कई अखबारों के फ्रंट पेज पे वो खबर छपा था और मैंने कविता की 4 पंक्तियां लिखी थी, अगर आप इजाजत दें तो सुना दूं। जन्म लिया मैंने भी, एक गरीब की बात, आप सीताराम केसरी ड्रम बीटर की बात कर रहे थे, तो मैंने भी ऐसे ही भावनाओं में लिखा कि जन्म लिया तो मैंने भी, उम्र बढ़ी पर कद बढ़ न पाया, उम्र बढ़ी पर कद बढ़ न पाया। आवाज आई संघर्ष करो, आवाज आई संघर्ष करो, संघर्ष किया मैंने भी, पर यारों बाद में बढ़ने के खबर बन न पाया। आवाज आई संघर्ष करो, संघर्ष किया मैंने भी, पर बाद में मरने के खबर बन न पाया। और उधर उनके कोट का बटन टूटा तो अखबार बन गया, और उधर उनके कोट का बटन टूटा तो अखबार बन गया। तो मीडिया की अपनी त्रासदी हो सकती है, लेकिन मीडिया की इस त्रासदी का इल्म लेकर उसके पीछे छुपकर इस देश की प्रजातांत्रिक पार्टियां, इस देश की विपक्षी पार्टियां, मैं जानता हूं, नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, चेहरा है, समय कम है, आधी सेकंड लूंगा, मोदी का जो चेहरा है, जो तानाशाही रवैया है, वो मीडिया के लिए बहुत खतरनाक है, अलग बहस का विषय हो सकता है। इसलिए मैं बार बार इस देश की दूसरी प्रजातांत्रिक शक्तियों से कह रहा हूं कि स्टूडियो में बहस का समय नहीं है, आप सड़क पर निकल के आंदोलन करें। मीडिया के जिन ईमानदार लोगों पे आपका भरोसा है, हम आपको वादा करते हैं कि चाहे हमारे मालिकान कोई हो, चाहे कॉर्पोरेट घराने हो, इस देश का लोकतंत्र को बचाने के लिए मीडिया अपने कर्तव्य से नहीं चलेगी। राशिद साहब, आपने अजय कुमार की बात कही, इन्होंने बहुत पुरजोर अंदाज में ये कहा कि ठीक है, अगर मोदी जी, अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मोदी जी मीडिया मैनेज कर रहे हैं, यानी मीडिया बिकाऊ है या मीडिया कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, तो आप तो हुकूमत में हैं, आप क्यों नहीं मैनेज कर ले रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी को अगर मीडिया दिखा रही है तो कुछ उनमें अच्छाई है या कुछ उनमें ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के मीडिया ऑब्सेस्ड है, और ये बात दिखती भी है। दूसरी तरफ ये कि कहीं ना कहीं इन्होंने इशारे कराए में ये कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको उस तरह से प्रोजेक्शन दिया जाए, या आपके पास कोई ऐसे प्रोग्राम्स या प्लेटफॉर्म्स नहीं है, तो इसमें मीडिया को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आप आगे बढ़िए, मीडिया फॉलो करेगी, जहां खबर वहां मीडिया। जी, इनके नेता राहुल गांधी ने कहा दिल्ली में हार के बाद, वी फेल टू कम्युनिकेट, वी फेल टू इंगेज। राशिद साहब से सुनने जी। फैसल एक तो कोई टोके ना तो अच्छा होगा। जी बोलिए बोलिए। से सुनता हूँ जी, मेरी बात भी खामोशी से सुनिए जी, बताइए। देखिए फैसल साहब, यही तो फर्क है हमारे अंदर और नरेंद्र मोदी की पार्टी के अंदर। इसी पे तो आप बहस कर रहे हैं। फिर ये जो चौथा स्तंभ है मीडिया, इस पे कौन भरोसा और कौन यकीन करे? नहीं, तो इन्होंने ये बात भी कही कि आप अपना रोल सही से नहीं निभा रहे हैं। मोदी जी एक तानाशाह हैं और मीडिया को अगर वो आ गए तो कुछ भी हो सकता है। मीडिया ये बात क्यों नहीं दिखाता देश के सामने? नरेंद्र मोदी की तकरीर दिखाए और ये भी दिखाए कि ये एक तानाशाह है। इसके लिए लोकतंत्र एक बड़ा खतरा है। मैं बहुत बार कह चुका हूं, आज फिर आपसे कहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो 2014 का चुनाव हिंदुस्तान का आखिरी चुनाव भी हो सकता है। चलिए, हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि वो वजीर आजम बनेंगे या नहीं बनेंगे, कौन हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं। एक बात मैं फैसल साहब, आप उनकी तकरीर मत दिखाइए। जी, अख्तर वासिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, दिखाइए, लेकिन देश को सच्चाई देखिए, मैं वाकिफ कराइए। मैं मोदी साहब को के हक में नहीं हूं सियासी तौर पर, मैं बिल्कुल वादे करना चाहता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूं
न हिंदुस्तान की जमहूरियत से, न हिंदुस्तान के अवाम से। 2014 का चुनाव चाहे कोई आ जाए और कोई चला जाए, हिंदुस्तान में जमहूरियत अपनी जगह बाकी रहेगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अवाम में जो शऊर है, जो ताकत है, बदलने की जो क्षमता उनके अंदर है, वो किसी भी को किसी की तानाशाही हो या किसी के अंदर भी क्या मैं जिसे कहते हैं धोखा देने की शक्ति हो, उसमें आने वाले नहीं है। एक बात मैं आखिरी बात जो आपसे यह कहना चाहता हूं और डॉक्टर दीपिका शर्मा की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, वो ये कि देखिए, एक तो चुनाव जीतना कोई प्रमाणित नहीं होता है कि पिछले गुनाहों पे पानी फिर गया। चूंकि 84 के बाद क्या मैं राजीव गांधी जो थे उतने सीटें लेके आए थे जितने उनके नाना भी कभी नहीं जीते जी। एक बात तो इसलिए चुनाव जीतना जो है वो कोई 2002 के गुजरात के दंगों पे पानी नहीं फेरता। एक बात। दूसरी बात जो है वो ये कि चुनाव उस दंगों में कोई भी जिम्मेदार हुआ हो, लेकिन उस राज्य के मुख्यमंत्री वजीर आला नरेंद्र मोदी साहब थे। और जो कुछ श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शाह आलम के कैंप में नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में कहा था कि वो अपने राज धर्म के निर्वाह में असफल रहे हैं, ये बात उन्होंने कही। हम उस बात को दोहराते हैं और हमारा जो अर्ज करना है वो ये कि बहैसियत वजीर आला के, बहैसियत मुख्यमंत्री के, सिर्फ इतनी सी बात अर्ज करनी है मुझे कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजन से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। असल मामला ये है, जो मुख्यमंत्री होता है वो जिम्मेदार होता है, जो प्रधानमंत्री होता है वो जिम्मेदार होता है। दीपिका जी इन्होंने बहुत साफ कहा है, आप नहीं बच सकते। दीपिका जी इन्होंने साफ कहा है कि जो कुछ भी हुआ उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पे आती है, चाहे वो 4 बार जीते या और कितनी बार भी जीत जाए। चुनाव जीतना इस बात की दलील नहीं है कि वो उनके जो पीछे या पुराने गुनाह हैं वो धुल गए हैं या उनको क्लीन चिट मिल गई है। जाहिर सी बात है कि अगर आप वजीर आला हैं और वजीर आजम हैं और इस तरह की चीज होती है तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। भाजपा उसको क्यों नहीं लेती है जिम्मेदारी? फैजल साहब, कितनी आसान बात है। और मैं देख रही हूँ कि लगातार 11 साल तक नरेंद्र मोदी जी को इस कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और अरे तो गलती मान लेना, खड़ा कहाँ कर रहे हैं? देखिए, आपको किस प्रकार का सॉरी चाहिए? आपको कांग्रेस वाला सॉरी चाहिए जहां वो सॉरी बोलते हैं पब्लिकली और उनका कोई भी नेता इंडिक्ट नहीं होता, कन्विक्ट नहीं होता। ये तो जगदीश टाइटलर को टिकट दे रहे थे। अगर जर्नलिस्ट वो जर्नैल सिंह पीसी साहब की कॉन्फ्रेंस में वो जूता नहीं फेंकते तो जगदीश टाइटलर को साउथ दिल्ली से ये टिकट दे रहे थे, साजन कुमार को ये टिकट दे रहे थे। तो यहाँ इनके कोई भी नेता 84 के दंगों में कन्विक्ट नहीं हुए हैं। और मैं कहती हूं कि कांग्रेस रूल राज्यों में 5000 से भी ऊपर दंगे हुए हैं। 84 के दंगों के अलावा आपको मैं यहाँ एक चीज याद दिलाऊं, नहीं दीपिका जी, आपने कहा कन्विक्ट नहीं हुए हैं। आपके नरेंद्र भाई की कैबिनेट में कोडनानी जी मंत्री रही हैं। बिल्कुल, मैं यही बात कह रही हूँ। इस बात को भी याद रखिए। अगर नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया है, गुजरात हाई कोर्ट ने बरी किया है, तो इसका मतलब आपको कोर्ट की ऑर्डर्स पे, आदेश पे क्या विश्वास नहीं है? और दूसरी बात, माया कोडनानी को अगर कन्विक्ट किया गया है तो सीधा सीधा ये है कि कहीं पे कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई है। अगर उन्होंने गलत किया है तो वो कन्विक्ट हुए, और मैं कहती हूँ और लोग भी कन्विक्ट हुए जो गलत है। मैं सिर्फ राशिद अल्वी साहब से और प्रोफेसर साहब से यह पूछना चाहती हूँ कि एक इंसान को 11 साल तक कटघरे में खड़ा करके उसके नाम पे डर फैला के, उसके नाम पे बोल के कि देश बढ़ जाएगा, देश टूट जाएगा, आग लग जाएगी, राशिद साहब से जान लेते हैं। देश को गरीबी में रखेंगे, घोटालों में रखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट में रखेंगे और देश को बदहाली करते रहेंगे। डॉक्टर दीपिका ये कह रही है कि बदहाली करते रहेंगे। इससे पहले कैपेबल लीडर्स को आने ही नहीं देंगे, इससे पहले देश को डरा के रखेंगे, एक कौम को डरा के रखेंगे। इससे पहले कि राजनीतिक पार्टियों की बहस बने, मैं सिर्फ एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि 5000 दंगों का जिन पे इल्जाम आपने लगाया वो सही लगाया। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में भागलपुर के दंगे के बाद कांग्रेस लौट के नहीं आई है, उत्तर प्रदेश में मेरठ और मलियाना के बाद लौट के नहीं आई है। तो आप ये अब आप मेरी बात सुनिए, जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं। और दूसरी बात ये कि एक बुराई दूसरी बुराई का जस्टिफिकेशन नहीं होती है। हम 5000 दंगे जो हैं उनकी वजह
वजह से ये कहकर गुजरात के दंगे को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये हम जो बात कह रहे हैं आपसे, ये बात माननी चाहिए। आप निरंतर, आप लोग या कांग्रेस वाले निरंतर ये बात बोलते जाते हैं कि मोदी के आने से देश टूट जाएगा। हमने ये नहीं कहा। मैंने अभी आपके साथ अजय कुमार से जान लेते हैं। अभी आपके सामने ये मैंने कहा कि इस देश में लोकशाही रहेगी। इस देश के अंदर जो है वो 2014 का चुनाव जो है वो अंतिम चुनाव की जो बात हो रही थी, मैंने उससे एग्री नहीं किया। ये मत समझिए, ये देश जो है और इस देश के लोगों का जो विवेक है, इस देश के लोगों का जो ज़हनो ज़मीर है, देखिए मेरी बात सुनिए, देश का विकास बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन विकास सब दीपिका किस बात पे विकास? लाशों पे विकास नहीं होना चाहिए। हाँ, देश का नहीं फैजल साहब, आपका ये कहना ही बिल्कुल ठीक नहीं है कि लाशों पे विकास। कौन सी लाश पे विकास हो गया? मैं कहती हूँ गुजरात दंगों 2002 के बाद कौन सा ऐसा दंगा हुआ है? कहां पे ऐसा दंगा हुआ है? भाजपा रूल स्टेट्स ने आप बता दीजिए या गुजरात ने आप बता दीजिए। आप चलिए अजय कुमार से पूछ लेते हैं। अजय कुमार, आप बताइए कि जो बात दीपिका कह रही है कि विकास की बड़ी जरूरत है, विकास की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी देशवासियों को? किस कीमत पे विकास होना चाहिए? ये गलत बात कह रहे हैं कि लाशों पे विकास होते हैं। ये देश को चलिए अजय कुमार से जान लेते हैं। अजय कुमार पत्रकार हैं, ये बताएंगे कि विकास की जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जिस बात की दुहाई दी जा रही है, विकास हो रहा है तो किस कीमत पे हो रहा है? नहीं, देखिए जो मैं कीमत की बात तो आप छोड़ भी दें दीपिका जी, अगर आप विकास की ही बात कर लें तो जिस गुजरात मॉडल को बार बार बड़े जोरों से उछाला मीडिया में दिखाया जाता है, जी दिखाया जा रहा है, और जनता मिट्टी की मूरत हो सकती है। आप उसको कच्ची मिट्टी की तरह अपने हिसाब से थोड़े दिन के लिए समझा सकते हैं, लेकिन मत यह भूलो यह बहुत जिद्दी बच्ची है। अगर ये अपने जिद पे आएगी तो सब तख्त उछाले जाएंगे, सब ताज गिराए जाएंगे। राज्यों में देख सब लिया ना आपने कांग्रेस का क्या हाल हुआ। चलिए राशिद अलवी से चलते चलते पूछ लेते हैं। राशिद साहब जी, यहाँ नरेंद्र मोदी का नाम आता है, आप लोग बेचैन हो जाते हैं? नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज में हर चीज ठीक है। कांग्रेस पार्टी के अंदर सारे दूध के धुले हुए लोग हैं, हर जगह कमी है। चूंकि आपकी बहस है कि मीडिया का क्या रोल है, इसलिए मीडिया पर बहस हो रही है। जी। अगर आप राजनीतिक दलों पर बहस करते तो मैं उस पर नहीं कहता कि राजनीतिक। अब आप खुद ही देखिए कि पॉलिटिकल आदमी की इज्जत दिन ब दिन कम होती जा रही है, और वो इसीलिए कम हो रही है कि हमारा एटीट्यूड, हमारा तरीकाकार बहुत एप्रिशिएट नहीं किया जाता। आप मीडिया को क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत सारे मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट मेरे दोस्त हैं जो मुझे बताते हैं कि उन्होंने ऐसा लिखा तो ऊपर से उनसे कहा गया कि ऐसा मत लिखिएगा, आप वो लिखिए जो अखबार की और चैनल की पॉलिसी है। और अभी जो बात कही गई थी कि गुजरात के अंदर जो कुछ हुआ है उसके लिए तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफले क्यों लुटे। मैं बताऊं काफले क्यों लुटे? वो जो काफले का था राहबर, वो था राजनों से मिला हुआ, उसे काफले की फिक्र न थी, राशिद साहब उसे लूटने का ही काम था। जी, यही वजह थी गुजरात की। चलिए, और जिम्मेदारी उन्हीं की है। मीडिया उनका चेहरा कैसे भी करके दिखाए। जो बात आपने कही है, देश के लोग उनका चेहरा पहचानते हैं। और हम पे इल्जाम मत लगाइए कि हम ही इल्जाम लगाते। अमेरिका उन्हें वीजा देने को तैयार नहीं, हमने नहीं कहा अमेरिका से वीजा मत दीजिए। एनडीए के जब नीतीश हिस्सेदार थे, उन्होंने बिहार का वीजा नहीं दिया। हमने नहीं कहा नीतीश कुमार से और बिहार में जाने दोनों से मेरा एक सवाल है, आप दोनों से मेरा एक सवाल है। देखिए, यही नरेंद्र मोदी हैं और यही मीडिया है और यही 2002 का दंगा है। कितना निगेटिव इमेज था नरेंद्र मोदी का। मोदी वहां से मीडिया को, आपके आरोप को हम सही मान लेते हैं, जो भी करते हैं, आज मोदी इसका अक्स इस कदर छाता है। कांग्रेस क्या कर रही थी? मीडिया के ऊपर तो 2002 दंगों में आरोप लगा था कि ये मोदी के खिलाफ है, और हमने जब गुजरात दंगों को दिखाया और मीडिया ने दिखाया, उस निगेटिव इमेज से मोदी उठकर
अख्तर वासी साहब, वक्त खत्म हो रहा है, आपसे चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि अजय कुमार जो कह रहे हैं कि इन्हीं मोदी साहब के ऊपर मीडिया बहुत निगेटिव थी 2002 में, लेकिन दूसरी पार्टियां क्या कर रही थी। कहीं ना कहीं इनका ये कहने का मतलब है, बार बार इसी बात पे ये कह रहे हैं कि लोग अपना, जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना रोल बखूबी नहीं निभा रहे हैं, इसलिए वो मीडिया के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। और मोदी जी अगर कुछ कर रहे हैं तो हमको दिखाने में क्या हर्ज है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैंने जो बात जहां तक शुरू की थी उसी पे खत्म करता हूं। तवाजुन बना के रखिए, संतुलन बना के रखिए। सत्य और संतुलन ये दो चीजें हैं जिनके सहारे मीडिया जो है उसकी क्रेडिबिलिटी भी बनती है, उसकी ऑथेंटिसिटी भी बनती है और उसका प्रभाव भी होता है। इस बात को हमें खूब समझना चाहिए। और जो असल बात है वो ये है, मैंने फिर कहा, मैं आपसे कहता हूं, मैं मीडिया को बिकाऊ माल नहीं मानता हूं। वो प्रेशर्स में पूरी सोसाइटी काम करती है, जहां पर हम ये नहीं कह रहे प्रेशर्स हो सकते हैं, पुल एंड पुश हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा कहना है वो ये कि मीडिया को और वो लोग जो कि मोदी के समर्थक हैं उनको भी खूब ये समझना चाहिए कि आप जो सच्चाई है वो चाहे जो भी हो, लेकिन लोगों की सोच और परसेप्शन क्या बन रहा है इस बात का ख्याल रखिए, चूंकि आखिर में वही काम देगा। नाजरीन, आपने गर्मागर्म बहस देखी कि मीडिया को किस तरह से गैर जानिबदार होकर के अपना किरदार निभाना चाहिए। सारे लोगों में एक बात बिल्कुल दिख रही थी कि कहीं ना कहीं मीडिया पे कुछ उंगलियां उठ रही थी, लेकिन अजय कुमार का बहुत पुरजोर तरीके से यह कहना था कि अगर दूसरे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपना काम बखूबी नहीं निभा रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां मोदी को घेरने में नाकामयाब हैं तो उसमें मीडिया का क्या रोल है। जाहिर सी बात है ये बहुत लंबी बहस है, लेकिन हम अपने सारे तमाम मेहमानों का यहाँ पे शुक्रिया अदा करेंगे। राशिद अलवी साहब का अपने घर से जुड़ने के लिए, प्रोफेसर अख्तर वासी साहब का, डॉक्टर दीपिका शर्मा का और अजय कुमार का। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें समयlive.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए आलमी समय।